आज के इस डीप डाइव में एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर चलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे जीवन की उत्पत्ति के उस उबलते हुए विशाल मैक्रो वातावरण से और फिर धीरे धीरे जूम इन करते हुए उन एकदम बारीक सूक्ष्म रक्षकों तक पहुंचेंगे जो असल में जीवित कोशिकाओं यानी सेल्स को बनाते हैं। ये सफर हमें बताएगा कि जीवन आखिर शुरू कैसे हुआ और इसकी सबसे बेसिक बुनियाद क्या है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। जरा लद्दाख की पूगा घाटी के बारे में सोचिए। वहां कड़ाके की ठंड के बीच भी कुछ ऐसे गर्म पानी के झरने हैं जिनका तापमान लगभग पानी के उबलने के पॉइंट तक पहुंच जाता है। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 3.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का माहौल कुछ ऐसा ही था। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, क्या इतने खौलते हुए पानी में जीवन की शुरुआत होना मुमकिन है? अमूमन हम शांत महासागरों की कल्पना करते हैं, लेकिन ये सोचना वाकई हैरान करता है कि शायद जीवन की पहली चिंगारी ऐसे ही उबलते और बदलते माहौल वाले छोटे छोटे कुंडों में भड़की होगी। और पता है इन गर्म झरनों की सबसे खास बात क्या है? ये हमें उस शुरुआती जीवन का सबसे बड़ा सुराग देते हैं। इन खौलते कुंडों में भी जीव पनपते हैं। इन्हें थर्मोफाइल्स कहते हैं। ये ऐसे सिंगल सेल बैक्टीरिया हैं जिन्हें गर्मी बहुत पसंद है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही कमाल की चीज खोजी। उन्होंने देखा कि इन झरनों के आसपास बहुत तेजी से कैल्शियम कार्बोनेट की परतें जमा हो जाती हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्हीं परतों ने उन शुरुआती जैविक अणुओं को खतरनाक रेडिएशन और उस भयंकर माहौल से बचाया होगा। और शायद, बिल्कुल शायद, इसी प्रोसेस से दुनिया की सबसे पहली सुरक्षात्मक झिल्ली यानी मेम्ब्रेन बनी होगी। वही झिल्ली जो एक सेल को उसका असली वजूद देती है। अब उस एक अकेली शुरुआती कोशिका से लेकर आज के हम जैसे जटिल बहुकोशिकीय जीवों तक का सफर, ये पूरा का पूरा एक शानदार बायोलॉजिकल हायरार्की पर टिका है। इसे ऐसे समझिए, जब एक जैसा काम करने वाली कई कोशिकाएं मिलती हैं तो वो एक टिश्यू यानी ऊतक बनाती हैं। फिर कई टिश्यू मिलकर एक अंग यानी ऑर्गन बनाते हैं। और जब कई अंग एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं तो बनता है एक ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारी सांस लेने की प्रणाली, जिसमें नाक, श्वास नली और फेफड़े सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन इतनी जटिलता के बावजूद अगर सबसे बेसिक लेवल पर देखा जाए तो जीवन की वो सबसे अहम और एकलौती बुनियाद सेल ही है। खैर, भले ही कोशिका जीवन की सबसे अहम इकाई है, लेकिन इसे समझना इतना आसान कभी नहीं था। वजह, इंसान की आंखों की अपनी एक लिमिट होती है। अगर हम किसी चीज को करीब 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखें, जो कि हमारी आंखों का नॉर्मल नजदीकी पॉइंट है, तो हम सिर्फ उन्हीं दो बिंदुओं को अलग अलग पहचान सकते हैं जिनके बीच कम से कम 0.1 मिलीमीटर की दूरी हो। अगर वो इससे भी ज्यादा करीब हैं, तो वो दोनों हमें बस एक ही बिंदु नजर आएंगे। साइंस की भाषा में इसे मानव नेत्र की रेजोल्यूशन लिमिट कहा जाता है। और समस्या यहीं से शुरू होती है। कोशिकाएं इस 0.1 मिलीमीटर की लिमिट से कहीं ज्यादा छोटी होती है। इन्हें नंगी आंखों से देखना नामुमकिन है। तो फिर सवाल ये था कि आखिर वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं की बनावट और उनके काम करने के तरीके को समझा कैसे? यहाँ एंट्री होती है तकनीक की। सच कहें तो अगर हमारे पास ये तकनीकी औजार न होते तो हम अपने ही शरीर के इन छोटे छोटे निर्माण खंडों के बारे में हमेशा अनजान ही रहते। इतिहास में इस दिशा में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 1665 में। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने खुद एक ऐसा माइक्रोस्कोप डिजाइन किया जो चीजों को 200 से 300 गुना तक बड़ा दिखा सकता था। जब उन्होंने इसके नीचे कॉर्क के एक बहुत ही पतले टुकड़े को रखा तो उन्हें छोटे छोटे बॉक्स जैसे कुछ डिब्बे नजर आए। उन्होंने इन छोटे कमरों जैसी आकृतियों को नाम दिया सेल, और बस यहीं से सेल बायोलॉजी के एक नए युग की शुरुआत हुई। आज के समय में हमारे पास दो मुख्य तरह के माइक्रोस्कोप हैं। एक तरफ वो लाइट माइक्रोस्कोप हैं जो अक्सर स्कूलों की लैब में दिख जाते हैं। ये रोशनी और कांच के लेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ साइंस का असली जादू है आधुनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये रोशनी की जगह सीधे इलेक्ट्रॉनों की बीम का इस्तेमाल करते हैं। और इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये चीजों को नैनोमीटर स्केल पर जूम करके दिखा सकते हैं। अब एक नैनोमीटर कितना होता है? 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। सोचिए ये कितना बड़ा तकनीकी चमत्कार है। तो अब जब हमारे पास इतनी शानदार तकनीक है तो चलिए समझते हैं कि कोशिका का असली साइज आखिर नापा कैसे जाता है। मान लीजिए हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं और जो गोलाकार हिस्सा हमें दिख रहा है उसकी चौड़ाई 5 मिलीमीटर है। अगर इसे माइक्रोमीटर में बदलें तो 1000 से गुणा करना होगा,
यानी ये हो गया 5000 माइक्रोमीटर। अब अगर हम कांच की स्लाइड पर प्याज के छिलके को देख रहे हैं और उस 5000 माइक्रोमीटर की लाइन में ठीक 25 कोशिकाएं एक कतार में खड़ी हैं, तो एक कोशिका का साइज क्या होगा? बड़ा ही सिंपल सा गणित है। 5000 को 25 से डिवाइड कर दीजिए। जवाब मिला 200 माइक्रोमीटर। बस कुछ इसी तरह के मजेदार और प्रैक्टिकल गणित से वैज्ञानिक इन सूक्ष्म कोशिकाओं का आकार तय करते हैं। जब हम शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो जो डिटेल सामने आती है वो सच में दिमाग हिला देने वाली होती है। मिसाल के तौर पर अरबी यानी कोलोकेशिया की पत्ती के निचली सतह को ही ले लीजिए। 0.05 मिलीमीटर के स्केल पर इसके स्टोमेटा को देखना एक अद्भुत अनुभव है। इतनी गजब की क्लैरिटी से हमें कोशिका की सबसे पतली और सबसे अहम बाउंड्री को समझने का मौका मिलता है और हम इसके एकदम करीब पहुंच जाते हैं। और जब हम सेल की इस सबसे बाहरी बाउंड्री पर पूरा जूम इन करते हैं तो हमारी मुलाकात होती है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से। ये हर एक कोशिका का वो यूनिवर्सल फीचर है जो उसे चारों तरफ से घेर कर रखता है और अंदर मौजूद हर चीज की हिफाजत करता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये पूरी की पूरी सुरक्षा दीवार महज 7 से 10 नैनोमीटर मोटी होती है। इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए वैज्ञानिक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ये झिल्ली बहुत ही स्मार्ट होती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब ये सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों को ही अंदर आने देती है और बाकी सबको बाहर ही रोक देती है। एक तरह से सेल का अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सुनने में जितना भारी लगता है, असल में उतना ही दिलचस्प है। इसे ऐसे इमेजिन करें, ये झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड यानी फैट और प्रोटीन से बनी होती है। इसमें लिपिड की 2 परतें होती हैं। इन अणुओं के सिर ऐसे होते हैं जिन्हें पानी से प्यार होता है, जबकि उनकी पूंछ पानी से दूर भागती है। मज़ेदार बात यह है कि ये अणु अपनी जगह पर फिक्स नहीं होते। ये झिल्ली के अंदर इधर उधर खिसक सकते हैं, घूम सकते हैं, इसीलिए इसे फ्लूइड कहा जाता है। और इसमें जगह जगह जो प्रोटीन धंसे होते हैं वो बिल्कुल किसी मोज़ेक आर्ट की तरह लगते हैं। ये प्रोटीन असल में दरबान या गेटकीपर का काम करते हैं, जो तय करते हैं कि कौन अंदर जाएगा और कौन नहीं। अब ये झिल्ली असल में काम कैसे करती है? इसे एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझा जा सकता है। अगर एक आलू के 2 बराबर टुकड़े किए जाएं, एक को सादे पानी वाले बीकर में रख दें और दूसरे को 20% नमक वाले पानी में, बस 1 घंटे बाद ही एक बहुत बड़ा फर्क नजर आने लगता है। जो टुकड़ा सादे पानी में था वो सूजकर एकदम फूल जाता है, लेकिन जो टुकड़ा नमक वाले पानी में था वो बुरी तरह सिकुड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पानी में ऐसा क्या था जो नमक वाले घोल में नहीं था? आलू के साथ ये जादू इसलिए हुआ क्योंकि कोशिका झिल्ली अपने आसपास के माहौल के साथ लगातार रिएक्ट करती है। साइंस में इसे 3 तरह के घोल से समझा जाता है। पहला है आइसोटोनिक घोल, जहां कोशिका के बाहर और अंदर मौजूद चीजों का बैलेंस एकदम बराबर होता है, तो कोई बदलाव नहीं होता। दूसरा है हाइपोटोनिक घोल, जैसे हमारा सादा पानी, जहां बाहर गाढ़ापन कम होता है, इसलिए पानी सेल के अंदर घुस जाता है और आलू फूल जाता है। और तीसरा है हाइपरटोनिक घोल, जहां बाहर नमक जैसा कुछ बहुत ज्यादा घुला हो। ऐसे में सेल के अंदर का पानी बाहर खिंचाता है और आलू सिकुड़ जाता है। ना प्रकृति का ये बैलेंस कितना कमाल का। अच्छा, यहाँ एक और बड़ी मजेदार चीज है। पौधों और जानवरों की कोशिकाओं की बनावट में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर हम प्याज के छिलके की कोशिकाओं को देखें तो वो बिल्कुल ईंटों की तरह बॉक्स के आकार की और एकदम लाइन से सजी हुई लगती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मानव गाल की कोशिकाएं बिल्कुल बेतरतीब और अजीबोगरीब आकार की होती हैं। ये फर्क सिर्फ एक खास वजह से है, एक ऐसी चीज जो पौधों के पास तो है लेकिन जानवरों के पास नहीं, और वो है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। पौधे, कवक और बैक्टीरिया में उस पतली सी कोशिका झिल्ली के बाहर एक और एक्स्ट्रा सख्त ढाल होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। अब रियो पौधे की पत्ती वाले इस एक्सपेरिमेंट को ही देख लीजिए। जब इस पत्ती की कोशिकाओं को 20% चीनी के गाढ़े घोल में रखा गया तो अंदर का सारा मटेरियल सिकुड़ गया, लेकिन वो जो सबसे बाहरी सख्त बाउंड्री यानी सेल वॉल थी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। ये सेल वॉल ही है जो पौधों को उनका पक्का आकार देती है और उन्हें ऐसे मुश्किल गाढ़े माहौल में भी टिके रहने की ताकत देती है। लेकिन जंतु कोशिकाओं के केस में कहानी थोड़ी अलग है। उनके पास ये एक्स्ट्रा सुरक्षा वाली सेल वॉल होती ही नहीं है। उनकी सबसे बाहरी परत बस वही पतली सी सेल मेम्ब्रेन होती है,
नतीजा ये होता है कि जब जानवरों की कोशिकाओं को, जैसे कि गाल की कोशिकाओं को, किसी बहुत गाढ़े चीनी या नमक के घोल में डाला जाता है तो वो अपना शेप बिल्कुल नहीं बचा पाती। उनका सारा पानी बाहर निकल जाता है और वो पूरी तरह से सिकुड़कर पिचक जाती हैं। उनके पास पौधों की तरह वो बाहर वाला मजबूत कवच जो नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक दिलचस्प पहेली पर दिमाग दौड़ाते हैं। हमने अभी जो भी जाना सेल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस और सेल वॉल के बारे में, उसे एक रियल लाइफ सिचुएशन पर लगाकर देखते हैं। फर्ज कीजिए कि मूंग के बीजों को 12 घंटे तक पानी में भिगोकर रखा गया और फिर उन्हें निकालकर किसी बहुत ही गाढ़े और सांद्रित घोल में डाल दिया गया। अब जरा सोचिए, उन बीजों के साथ क्या होगा? क्या वो और फूल जाएंगे या फिर एकदम सिकुड़ जाएंगे? इस सेल बायोलॉजी की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ इस माइक्रो दुनिया का सफर तय करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जीवन को बनाने वाले इन बेसिक ब्लॉक्स के बारे में जानकर उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे इसके बारे में बात करके आया।